इस फिल्म की शुरुआत ए क्वाइट प्लेस पार्ट 1 मूवी के पहले दिन के फ्लैशबैक से शुरू होती है। यह वहीं से शुरू होती है जब एलियंस पहली बार पृथ्वी पर आए थे। डे 1 में हम ली को देखते हैं जो एक शॉप से कुछ फल और पानी का बोतल खरीदता है। वहीं हम शॉप के ओनर को एक बॉम्ब ब्लास्ट की न्यूज देखते हुए पाते हैं जिसका अभी तक कोई कारण पता नहीं चल सका है। खैर, अब ली शॉप से बाहर निकलकर ग्राउंड की तरफ जाता है जहाँ उसके बड़े बेटे मार्कस का बेसबॉल गेम था। साथ में उसकी वाइफ एवलिन, उसका दोस्त एमिट और बच्चे पहले से ही मौजूद थे। उसकी बड़ी बेटी रीगन बोल और सुन नहीं सकती है, इसलिए ली और उसके फैमिली साइन लैंग्वेज में ही उससे बात करते हैं। मार्कस बैटिंग करने जाता है जो काफी नर्वस था। मैच के दौरान सबकी नजर आसमान पर पड़ती है जहां आसमान में कोई ऑब्जेक्ट तेजी से नीचे गिर रही होती है। ये देखकर मैच तुरंत खत्म कर दिया जाता है और सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। एवलिन अपने बेटे मार्कस और ब्यू के साथ अपने कार में जाती है। वहीं रीगन ली के कार में उसके साथ जाती है। ली वहां पे खड़े एक पुलिस ऑफिसर से पूछने जाता है कि आखिर वो अजीब सा ऑब्जेक्ट क्या था। इतने में ही एक क्रिएचर उस पुलिस वाले की कार से टकराता है और वहां पे खड़े सारे लोगों को मारने लगता है। ली तुरंत अपने कार में जाता है और उसे चालू करता है मगर कार यहाँ पर स्टार्ट नहीं होता। दूसरी तरफ वो क्रिएचर एवलिन की कार पर भी हमला करता है। ली और रीगन भाग के एक रेस्टोरेंट में छुप जाते हैं जहाँ उनके साथ और भी लोग होते हैं। तभी वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है जो ग्लास के बाहर होता है। उसी समय एक लड़की का फोन बजता है। रिंग की आवाज सुनकर वो क्रिएचर अंदर आ जाता है और उन सबको मारने लगता है। इससे हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर देख नहीं सकते, सिर्फ आवाज की शोर सुनकर वो लोगों को मार रहे हैं। ली और रीगन बाहर भागते हैं लेकिन वो क्रिएचर उनके पीछे पड़ जाता है। बाहर एवलिन और बच्चे पहले से छुपे होते हैं। वो पुलिस वाला उस क्रिएचर पर 3 शॉट फायर करता है मगर उस पर उसका कोई असर नहीं होता क्योंकि उनकी बॉडी बुलेट प्रूफ की तरह है और वो उस पुलिस वाले को मार देता है। ली भी अपनी फैमिली को बचाने में मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट में डे 474 का सीन दिखाया जाता है जहाँ एवलिन अपने बच्चों के साथ बेसमेंट से बाहर निकलती है। वो देखती है कि उनके घर में आग लग चुकी है और वो अब उसमें नहीं रह सकते, इसलिए एवलिन अपने बेबी का साउंड प्रूफ बॉक्स और ऑक्सीजन का सिलेंडर रख लेती है। इधर रीगन भी नीचे जाके एक साउंड बॉक्स और माइक रख लेती है ताकि अगर रास्ते में कोई क्रिएचर मिले तो वो उसके साउंड से उसे हरा सके क्योंकि अब उन्हें उन क्रिएचर्स की कमजोरी पता चल चुकी है। बेसमेंट में रीगन को एक मैप मिलता है जिसमें उसके डैड के द्वारा अलग अलग लोकेशन को सर्कल से मार्क किया गया है। शाम को रीगन भी अपने डैड की तरह आग जलाती है। उसे दूसरी तरफ दूर से आग जलते दिखती है। इसका मतलब यह है कि उस जगह भी कोई इंसान जिंदा है। रीगन मैप में उस आग वाले जगह के लोकेशन को मार्क करती है और अगले ही दिन वो लोग उस जगह पे जाने के लिए निकल जाते हैं और धीरे धीरे वो उस फायर सिग्नल वाले जगह पे पहुंच जाते हैं। वो जगह एक रेलवे स्टेशन होता है जो अब वीरान और खंडहर हो चुका है, लेकिन यहाँ पर किसी ने ट्रैप लगाया होता है। एवलिन उस ट्रैप पर पैर रख देती है जिससे कुछ कांच के बोतल नीचे गिरते हैं और उनसे शोर होता है, इसलिए एवलिन और सारे लोग जल्दी जल्दी अंदर भागने लगते हैं क्योंकि आवाज सुनकर कभी भी क्रिएचर्स वहाँ आ जाएंगे। हम देखते हैं कि उन पर कोई गन पॉइंट करके रखा है। भागते भागते मार्कस का पैर एक जाल में फंस जाता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। वो जोर से चीखने ही वाला रहता है कि एवलिन उसका मुंह दबा देती है। वो उस ट्रैप को उसके पैर से निकालती है मगर तब तक मार्कस की आवाज सुनकर वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है। रीगन हाई फ्रिक्वेंसी वाला अपना साउंड बॉक्स चालू कर देती है जिसका साउंड वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपना मुंह खोलता है। तभी एवलिन उसे अपने गन से उड़ा देती है। वो लोग अंदर जाते हैं जहाँ एक शख्स एवलिन का मुंह दबाकर किनारे ले आता है। वहाँ एक क्रिएचर और होता है। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि ली का दोस्त एमिट होता है जो यहाँ अकेला होता है। एमिट मार्कस को उठाकर भागता है। वो क्रिएचर भी उनके पीछे भागता है। एमिट और बाकी लोग एक बेसमेंट में कूदते हैं और वहाँ लोहे के एक गोल कंटेनर में जाके अपने आप को बंद कर लेते हैं। यह कंटेनर साउंड प्रूफ रहता है क्योंकि इसके अंदर हवा तक नहीं जाता है। वो यहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे सर्वाइव करते हैं। एमिट कहता है कि वो उन लोगों को यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि यहाँ खाने और पीने को कुछ भी नहीं है और ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म हो रही है। मगर एवलिन अपने छोटे से बच्चे को उसे दिखाती है और वहाँ पर रहने के लिए रिक्वेस्ट करती है जिस पर एमिट ना चाहते हुए भी उनको अपने साथ रख लेता है। वो बाहर से दवाई लाके देता है जिसे एवलिन मार्कस के घाव पर लगाती है। दूसरी तरफ रेडियो से कुछ आवाजें सुनाई देती है। रीगन बोलती है कि शायद वहाँ पर कोई जिंदा हो। इस पर एमिट बोलता है कि यह आवाज 4 दिनों से सुनाई दे रही है मगर अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है। रीगन इस बात को नहीं मानती और मार्कस को अकेले में बोलती है कि मुझे यकीन है कि उस जगह पे कोई जिंदा होगा, इसलिए मैं वहाँ पे जाऊंगी और अपने ट्रांसमीटर से हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को रेडियो से कनेक्ट कर दूंगी जिससे उन सब की जान बच जाएगी। इस पर मार्कस को उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो काफी डर जाता है। वो रीगन को ऐसा करने से मना करता है लेकिन रीगन जब सब सो रहे होते हैं तो वो उस जगह के लिए अकेली ही ईयर मशीन और ट्रांसमीटर लेके निकल जाती है। जब एवलिन को इस बारे में पता चलता है तो वो एमिट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी बेटी को ढूंढ के ले आए। इधर रीगन उस जगह तक पहुंच जाती है। वहाँ जमीन पे लोगों के जूते चप्पल बिखरे पड़े होते हैं। आगे जाने पर उसे एक ट्रेन का डब्बा मिलता
है। ये उस पर चढ़ जाती है। वो सावधानी से आगे बढ़ने लगती है। वहाँ कुछ लोगों की बॉडी होती है जो मरे हुए रहते हैं। आगे जाने पर रीगन देखती है कि कैसे एलियंस ने उस ट्रेन को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और आगे जाने पर उसे एक फर्स्ट एड किट मिलता है। उसे वो नीचे उतारती है। तभी उसके हाथ पे एक इंसान की बॉडी गिरती है जिससे वो काफी डर जाती है, मगर तब तक आवाज सुनकर वहाँ एक क्रिएचर आ जाता है जिसे देख वो डर जाती है। रीगन तुरंत ईयर मशीन को रेडियो ट्रांसमीटर से लगाती है। उससे हाई फ्रिक्वेंसी साउंड निकलता है जिससे उस क्रिएचर को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जिस कारण उस क्रिएचर के हेड के अंदर का पार्ट दिखने लगता है, जिस पर रीगन फायर करती है मगर निशाना चूक जाता है। वो क्रिएचर रीगन के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, मगर उसी वक्त वहाँ एंड टाइम पे एमिट आ जाता है और उस क्रिएचर को एक हेडशॉट देता है जिससे वो वहीं मर जाता है। एमिट रीगन को स्टेशन पे ले आता है और वो लोग एलियंस के जाने तक वहीं छुप जाते हैं और आराम करने लगते हैं। जब रीगन सो के उठती है तो उसका ईयर मशीन और ट्रांसमीटर गायब रहता है और एमिट भी वहाँ से जा चुका होता है। इस पर रीगन स्टेशन से बाहर आके रोने लगती है। तभी वहाँ एमिट आ जाता है और उसे उसका ईयर मशीन और ट्रांसमीटर देके बोलता है कि मैंने नदी के पास एक बोट को देखा है। इधर एवलिन जब अपने बेबी को सुला रही होती है तो उसकी नजर ऑक्सीजन सिलेंडर पर जाती है जो खत्म होने वाला है, इसलिए वो बेबी को मार्कस के हवाले कर खुद ऑक्सीजन सिलेंडर लेने बाहर जाती है। एवलिन उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसके हस्बैंड ली की कब्र होती है। वो वहां अपना रिंग निकाल कर रख देती है और शहर के एक शॉप में पहुंच जाती है। वो वहां बहुत ही सावधानी से 2 ऑक्सीजन सिलेंडर और कुछ मेडिसिन लेके वापस आने लगती है। रीगन और एमिट भी नदी के पास बोट तक पहुंच जाते हैं और बोट की रस्सी को खोलने लगते हैं। तभी वहाँ एक बच्ची दौड़ के भागती है। एमिट उसे देख नहीं पाता, उसे लगता है कि वहाँ एलियन है। वो गन लेके आगे जाता है जहाँ उसे वो बच्ची दिखती है जिसे वो हाथ देता है, मगर वो बच्ची एमिट के गले में रस्सी डाल देती है जिसमें कांच लगा होता है। तभी वहाँ और भी लोग आ जाते हैं। वो लोग रीगन का ईयर मशीन और ट्रांसमीटर भी ले लेते हैं। इधर मार्कस बेबी को साउंड प्रूफ बॉक्स में रखकर बाहर जाता है। ऊपर वाले कमरे में जाने पर उसको एक लाश मिलती है जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है और नीचे गिर जाता है जिससे बहुत शोर होता है। तभी वहाँ उसे क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो दौड़ के बेसमेंट में जाता है और बेबी को लेकर कंटेनर में छुप जाता है, मगर दुर्भाग्य से यहाँ कंटेनर बाहर से लॉक हो जाता है। ऑक्सीजन खत्म होने से उसका दम घुटने लगता है। वो बेबी के ऑक्सीजन से थोड़ा थोड़ा सांस लेने की कोशिश करता है। उसी समय एवलिन भी वहाँ पर आ जाती है जो उस क्रिएचर को एक ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट करके मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता है। वो एवलिन की तरफ आने लगता है। तभी वहाँ नल से पानी गिरने लगता है जिससे वो क्रिएचर कंफ्यूज हो जाता है। इसका फायदा उठाकर एवलिन बेसमेंट में जाके कंटेनर को खोल देती है जिससे मार्कस, जिसका दम घुट रहा था, वो काफी जोर से सांस लेता है। वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेके दरवाजा बंद कर लेते हैं। इधर रीगन को वो आदमी मारने के लिए ले जाने लगता है। एमिट उसे इशारे से पानी में कूदने बोलता है और रस्सी से उस आदमी को पकड़ के पीछे खींच लेता है। तभी वहाँ भी बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं जो उन सबको मारने लगते हैं। एमिट पानी में कूद जाता है मगर एक क्रिएचर भी उसके पीछे पानी में आ जाता है। तभी रीगन उसे बोट में धीरे से खींच लेती है। एमिट उसे उसका ईयर मशीन देता है जो उसने अपने मुंह में छुपा कर रख लिया था। वो लोग धीरे से वहाँ से निकल जाते हैं और भागकर एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ बहुत से घर होते हैं और वहाँ के लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी उन्हें अपने घर पर रख लेता है। एमिट कहता है कि उसने किसी के बचने की उम्मीद नहीं की थी। एमिट उस आदमी को बताता है कि रीगन ने एक रेडियो स्टेशन वाली जगह देखी है। इस पर वो आदमी उनकी मदद करने की बात करता है। अगली सुबह एमिट नदी के पास जाता है और अपने बच्चे को याद करके रोने लगता है। तभी उसकी नजर नदी के किनारे कल रात वाली बोट पे पड़ती है जिसे क्रिएचर्स ने तोड़ फोड़ डाला था। एमिट भाग के ऊपर आता है और सब लोगों को अंदर जाने बोलता है, मगर उसके आते आते एक क्रिएचर भी वहाँ आ जाता है जो लोगों को मारने लगता है। एमिट एक बच्चे को क्रिएचर के मारने से पहले बचा लेता है। वो लोग भाग के अंदर आते हैं। वो आदमी अपने बच्चों को एक साउंड प्रूफ कमरे में छुपा देता है और दौड़ के वो तीनों कार में आके बैठ जाते हैं और कार का हॉर्न बजाकर क्रिएचर को अपने पीछे लाते हैं ताकि वो उस रिहायशी एरिया से बाहर चला जाए। तभी क्रिएचर उनकी कार के ऊपर आ जाता है और कार पे हमला करने लगता है। फिर रास्ते में कार से गिर जाता है। वो लोग भागते हुए रेडियो स्टेशन तक पहुंच जाते हैं और शटर आधा गिरा देते हैं, लेकिन वो क्रिएचर उस आदमी को नीचे से खींच लेता है। एमिट और रीगन अंदर वाले कमरे में भागते हैं। वो क्रिएचर भी दरवाजा तोड़कर वहां आ जाता है और उनकी आवाज सुनने की कोशिश करता है। एमिट रीगन को एक खिड़की से रेडियो कंट्रोल रूम में भेजता है। इधर एवलिन भी कंटेनर का दरवाजा खोलकर बाहर से मेडिसिन लाने जाती है, पर तभी उसके पीछे वो क्रिएचर आ जाता है। वो भागते हुए कंटेनर का दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, मगर क्रिएचर कंटेनर का दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन वो अंदर आ नहीं पाता, मगर वो अपने हाथ से एवलिन को घायल कर देता है। दूसरी तरफ रीगन रेडियो कंट्रोल रूम का दरवाजा धीरे से खोलती है, मगर उससे थोड़ा शोर होता है जिससे वो क्रिएचर रीगन की तरफ आने लगता है। रीगन को बचाने के लिए एमिट उसके सामने आ जाता है और बाहर से
दरवाजा बंद कर देता है, जिसमें एमिट घायल भी हो जाता है। इसका फायदा उठाकर रीगन ईयर मशीन की फ्रीक्वेंसी से रेडियो को कनेक्ट कर देती है, जिससे बहुत तेज आवाज निकलती है, जिससे उस एलियन को तकलीफ होने लगती है। दूसरी तरफ मार्कस भी रेडियो की आवाज सुनकर उसकी फ्रीक्वेंसी तेज कर देता है, जिससे वो एलियन भी तकलीफ में आ जाता है, जिसका फायदा उठाकर मार्कस उसे अपनी पिस्टल से शूट कर देता है और रीगन भी हिम्मत करके वहां पे रखे लोहे के रॉड को उस एलियन के आर पार कर देती है। रेडियो की फ्रीक्वेंसी पूरे शहर में फैल जाती है। अब इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है कि शायद आवाज सुनकर वो क्रिएचर मारे गए हों। दोस्तों, अगर मूवी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।